हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम संजय है और इंडियन रिएक्शन में आपका स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों आप सब लोग ठीक होंगे। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले वीडियो बाबा बंदा सिंह बहादुर के ऊपर है। मैंने इनके बहुत सारे किस्से सुने हैं और पढ़े भी हैं, पर मुझे इनकी पूरी हिस्ट्री पता नहीं है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बाबा बंदा सिंह बहादुर के बारे में जानेंगे। तो पर वीडियो पे जाने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस करें। और इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो पहले वीडियो देख लेते हैं, बातें उसके बाद में कर लेंगे। लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बाबा बंदा सिंह बहादुर के बारे में। कुछ ही दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा बंदा सिंह बहादुर को उनके 350वें जन्म दिवस पर याद किया था, एक स्पेशल ट्वीट भी किया था और उन्होंने ट्रिब्यूट्स अपनी तरफ से पे किए थे। तो ये बाबा बंदा सिंह बहादुर कौन है, इनका इतिहास क्या है, इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर महिपाल राठौड़ नाम से सर्च कर सकते हैं। मेरे सभी लेक्चर्स के PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। यू हैव टू सर्च बाय दिस महिपाल राठौड़ टर्म ऑन टेलीग्राम टू फाइंड माई चैनल। अगर आप IAS एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी IQ आपके लिए लाया है एक स्मार्ट कोर्स, जिसकी मदद से आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन पर IAS एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। आप इस कोर्स में बहुत सारे फीचर्स अवेल कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर और याद रखिए इन कोर्सेज़ पर EMI ऑप्शन भी अवेलेबल है। बंदा सिंह बहादुर सिख धर्म के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी हैं। गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद इन्होंने ही सिख धर्म को मिलिटरीली आगे बढ़ाया था। एक तरह से जो उनकी लेगेसी थी लड़ाई की या मिलिट्री की, उसको इन्होंने आगे बढ़ाया था। तो इनका योगदान क्या है, इनका जीवन काल कैसा था, उसको मैं ब्रीफली आज इस लेक्चर में डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि ये कब थे हिस्ट्री में। तो इनका जो हिस्टोरिकल टाइम है वो एक रेफरेंस याद रखिएगा। 1670 में इनका जन्म हुआ था और 1716 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये इनका 46 ईयर्स का जो जीवन काल है, इसमें ये मेनली एक्टिव थे 1708 के बाद, यानी ये केवल 8 साल का जो इनका टाइम पीरियड था, इसी में इन्होंने अपने जीवन के सबसे बड़े बड़े कारनामे किए थे फॉर सिखिज़म। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये कौन सा समय था तो इट वाज अर्ली 18th सेंचुरी। तो टाइम पीरियड ज़रूर याद रखिएगा, अर्ली 18th सेंचुरी। इन्होंने कई बार मुग़ल आर्मीज़ के खिलाफ लड़ाई लड़ी और कई बार लड़ाइयाँ जीती, बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल्स जीती, जिनको मैं आगे डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ। थोड़ा सा इनके अर्ली लाइफ के बारे में जान लेते हैं। तो इनका जन्म हुआ था राजौरी में, जो आज जम्मू का पार्ट है। तो राजौरी में एक गांव में इनका जन्म होता है, एक हिंदू राजपूत या डोगरा परिवार में। 27 अक्टूबर 1670 इनका बर्थडे है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब इनका जन्म दिवस 27 अक्टूबर है तो इतनी जल्दी क्यों बधाइयाँ दी जा रही है 16 अक्टूबर को। इसके पीछे रीज़न ये है कि 1752 में जो कैलेंडर है, ग्रेगोरियन कैलेंडर जिसे हम यूज़ करते हैं, उसमें 11 दिन स्किप कर दिए गए थे। वो क्यों किए गए थे उसकी कहानी मैं अभी आपको नहीं बता सकता। अगर आप चाहते हैं कि उस पर मैं वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में मेंशन कीजिएगा। तो कुल मिला के इनके जीवन में जो शुरुआती 15 साल थे वो एक नॉर्मल राजपूत या डोगरा फैमिली की तरह बीते। और 15 साल की उम्र में कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण इन्होंने ये डिसाइड किया कि ये एक साधु बनना चाहते हैं। ही वॉन्टेड टू बिकम एन एसेटिक, जो अपना घर बार छोड़कर 15 की उम्र पे निकल गए और एक बैरागी बन गए। तो इनका नाम ही पड़ गया बंदा बैरागी। और ये शुरुआत में वैष्णवाइट संप्रदाय को फॉलो करते थे। कुछ साल ये पंजाब वाले एरिया में रहे, लाहौर के आसपास। उसके बाद अल्टीमेटली ये घूमते हुए महाराष्ट्र पहुँचे, जहाँ पर ये नासिक में रहे कुछ साल, 5 साल नासिक में रहे। उसके बाद ये नांदेड़ में जाकर फाइनली बस गए 1691 में, और वहाँ पर इन्होंने नाम जो है इनका बदल गया। इनका नाम हो गया माधोदास, और तब तक ये एक संत बन चुके थे तो इन्हें लोग संत माधोदास के नाम से जानने लगे। तो इन्होंने अपना आश्रम या अपना डेरा नांदेड़ में बनाया और वहीं पर ये रहने लगे कई सालों तक। 17 साल तक इसी तरह का इनका जीवन चलता रहा और ये बहुत इन्फ्लुएंशियल हो गए, बहुत फेमस हो गए। लेकिन ऐसा कहा जाता है उस समय के कंटेम्प्रेरी रिकॉर्ड्स में या सिखिज़म के जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं उनमें, कि ही बिकेम वेरी एरोगेंट। ये बहुत घमंडी बन गए थे, ये अपने सामने किसी को ज़्यादा नॉलेजेबल नहीं समझते थे। ऐसा इनका मानना था कि मैं ही सबसे ज्ञानी या फिर सबसे पावरफुल संत हूँ। तो जब गुरु गोविंद सिंह 1708 में नांदेड़ आए तो वो माधोदास के आश्रम पहुँचे। और कुछ एक कहानी है पूरी, जो यहाँ पे हम हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। कुल मिला के गुरु गोविंद सिंह जी से इन्फ्लुएंस होकर संत माधोदास जो हैं वो सिखिज़म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ही वॉज बैप्टाइज्ड एज अ सिख। और सरप्राइजिंगली एक 38 साल के व्यक्ति को बाबा बंदा सिंह बहादुर इस वक्त 38 साल के हो चुके थे, या फिर टू बी प्रिसाइज संत माधोदास वॉज 38 ईयर्स, जो कि उस समय में काफ़ी बड़ी उम्र थी। 38 साल के एक नए सिख कन्वर्टी को गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने आर्मी की कमांड दी
और उन्हें ये कहा कि तुम जाकर पंजाब में जो मुग़लों का आतंक है उसको निपटो, जो गाँव में लोगों में दहशत फैली है, सिखों की रक्षा करो, उन्हें बचाओ। और यही टास्क लेकर बाबा बंदा सिंह बहादुर चल पड़ते हैं उत्तर भारत की तरफ, नांदेड़ से। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको मुग़ल एम्पायर का नक्शा बताना चाहता हूँ। तो आपको 1707 में औरंगज़ेब की डेथ के समय मुग़ल एम्पायर का एक्सटेंट मालूम होना चाहिए, फिर भी मैं आपको मैप पे बताता हूँ। तो इट स्प्रेड फ्रॉम कश्मीर टिल साउथ इंडिया, ऑलमोस्ट पूरे भारत पर मुग़ल शासन था। लेकिन इसमें सच्चाई ये है या फिर हकीकत ये है कि जो ये डेक्कन वाला एरिया था, यहाँ पर मुग़ल एम्पायर की पकड़ काफ़ी कमज़ोर थी। और यहीं पर नांदेड़ था जहाँ पर बाबा बंदा सिंह बहादुर रहते थे। तो गुरु गोविंद सिंह के कहने पर इन्होंने उत्तर भारत की तरफ पंजाब में जाकर अपना आर्मी कैंपेन चलाना शुरू किया। और इसी समय गुरु गोविंद सिंह जो हैं वो दक्कन में आए हुए क्यों थे? बेसिकली उनको बुलाया था औरंगज़ेब के बेटे बहादुर शाह ने। तो औरंगज़ेब की डेथ के बाद एक वॉर ऑफ सक्सेशन छिड़ गया था, जिसमें बहादुर शाह ने सिख गुरु गोविंद सिंह जी से मदद मांगी। उन्हें कहा कि आप मेरा सपोर्ट कर दो और आप डेक्कन आओ, हम बातचीत करते हैं। लेकिन डेक्कन उन्हें बुलाकर बहुत समय तक उनसे बातचीत नहीं करी, वो डिले करते गए टॉक्स को। और अल्टीमेटली गुरु गोविंद सिंह को दो लोगों ने असैसिनेट करने की कोशिश करी, मारने की कोशिश करी। इस असैसिनेशन अटेम्प्ट में इन्हें जो घाव है उससे कुछ दिन बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। ये बात है 1708 की। और इसी के बाद बाबा बंदा सिंह बहादुर जो हैं वो उत्तर भारत की तरफ चल पड़ते हैं। और गुरु गोविंद सिंह की डेथ के बाद एक अलग ही सिख लोगों में एक अलग आग लगती है कि अब हमें मुग़ल आर्मी से लोहा लेना पड़ेगा। और जो गुरु गोविंद सिंह जी ने प्रोसेस शुरू किया था, खालसा पंथ की शुरुआत करी थी, एक मार्शल ट्रेडिशन की शुरुआत करी थी, उसको आगे बढ़ाते हैं बाबा बंदा सिंह बहादुर। तो सबसे पहले बाबा बंदा सिंह बहादुर जाकर 1709 में सामना नाम का एक शहर है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट मुग़ल सिटी हुआ करता था। ये स्थित है पटियाला के आसपास, पंजाब में स्थित है, यहाँ कहीं पटियाला के आसपास ही आएगा। तो इस पे बैटल ऑफ सामना होती है और यहाँ पर सामना में मुग़ल गैरिसन को ये हरा देते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट विक्ट्री या पहली इंपॉर्टेंट विक्ट्री मानी जाती है बाबा बंदा सिंह बहादुर की। उसके बाद इन्होंने सीधा दिल्ली को थ्रेटन करना शुरू कर दिया। ये है दिल्ली, और दिल्ली के एनसीआर रीजन में आ जाता है सोनीपत। सोनीपत अब प्रैक्टिकली दिल्ली का हिस्सा बन चुका है, इट इज पार्ट ऑफ दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन। तो सोनीपत जो कि दिल्ली से केवल कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर था, वहां पर बाबा बंदा सिंह बहादुर ने अटैक किया और बैटल ऑफ सोनीपत इन्होंने जीती 1709 में और प्रैक्टिकली दिल्ली को अपने कब्जे में ले लिया। तो इस तरह से सिख आर्मी दिल्ली के दरवाजे तक पहुंच गई अंडर बाबा बंदा सिंह बहादुर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है क्योंकि पहली बार किसी सिख आर्मी ने मुग़ल कैपिटल को थ्रेटन किया था। 1710 में इनकी सबसे बड़ी जीत होती है, इनके करियर की सबसे बड़ी विक्ट्री अगर हम कहें तो वो होगी बैटल ऑफ छप्पर चीरी। तो छप्पर चीरी नाम की जगह जो आज प्रेजेंट डे चंडीगढ़ या मोहाली के पास में है, वहाँ पर इन्होंने 12 मई 1710 को सरहिंद के गवर्नर को लड़ाई में मार दिया। तो मुग़ल गवर्नर को एक लड़ाई में बैटलफील्ड में मारना बहुत बड़ा एक टास्क माना जाता था। और इतनी बड़ी मुग़ल आर्मी, पावरफुल मुग़ल आर्मी से लोहा लेते हुए कुछ हज़ार सिखों ने बैटल ऑफ छप्पर चीरी में जीत हासिल करी। और न केवल गवर्नर ऑफ सरहिंद बल्कि दीवान सुचानंद, ये दोनों रिस्पॉन्सिबल थे गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बेटों की शहादत में। उन दोनों को यहाँ पर मार दिया गया और उसके बाद सरहिंद शहर पर कब्जा कर लिया, जो कि उस वक्त पंजाब के सबसे बड़े शहरों में से एक था। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मुग़ल सिटीज़ सरहिंद। तो सरहिंद, सामना, सोनीपत जैसी लड़ाइयों को जीतने के बाद इनका कैंपेन और आगे बढ़ता रहा। और पहली बात ये बता दूं कि ये जो छप्पर चीरी की लड़ाई है, इसी को कमेमोरेट करने के लिए आज मोहाली शहर से कुछ ही किलोमीटर दूर आपको ये मॉन्यूमेंट बना दिखेगा। कभी आप मोहाली चंडीगढ़ जाएं तो यहाँ ज़रूर विजिट करें। इसको कहते हैं फतेह बुर्ज और ये हाइट में दिल्ली के कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। तो फतेह बुर्ज, जैसा कि नाम बता रहा है कि फतेह यानी छप्पर चीरी की लड़ाई की जीत को कमेमोरेट कर रहा है फतेह बुर्ज। और यहीं पर ये स्टैचू भी आपको देखने को मिलेगा, बाबा बंदा सिंह बहादुर का फेमस स्टैचू। तो ये यहीं का फोटोग्राफ है। इन लड़ाइयों को जीतने के बाद बंदा सिंह बहादुर एक अच्छी खासी टेरिटरी को कंट्रोल कर रहे थे। ये सतलज नदी बह रही है यहाँ पर, जो पंजाब की 5 नदियों में से एक है और इस मैप पे मार्क नहीं है, बट यहाँ कहीं यमुना नदी बह रही है। तो इन्होंने ये जो सतलज और यमुना के बीच वाला जो एरिया है, इस पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। और इसके अलावा इन्होंने यमुना क्रॉस करके जो आज का मुजफ्फरनगर, सहारनपुर वाला एरिया है, विच इज़ कॉल्ड वेस्टर्न यूपी टुडे, वहाँ पर भी अपना कंट्रोल जमाना शुरू किया आफ्टर 1711। तो धीरे धीरे इन्होंने अपना डोमिनेंस बढ़ाया और ये फिर पहाड़ों की तरफ भी गए। तो जितने भी पहाड़ों के राजा थे, हिल राजास जिनको कहा जाता था, जो मुगल्स को सपोर्ट कर रहे थे अगेंस्ट द सिख, उनको इन्होंने हराकर उनसे रेवेन्यूज़ लेने शुरू किए, उनको सबॉर्डिनेट बना दिया कुछ समय के लिए। बंदा सिंह बहादुर ने एक मिंट यानी टकसाल की शुरुआत भी करी थी और अपने सिक्के इन्होंने निकालने शुरू करे जिन पर गुरु नानक देव और गुरु गोविंद सिंह के नाम लिखे हुए थे। इट वॉज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ प्रोटो खालसा किंगडम। एक तरह से खालसा किंगडम की यहाँ शुरुआत हो जाती है। हालांकि जो मेन सिख एम्पायर जिसे हम कहते हैं वो हुआ था महाराजा रणजीत सिंह के अंडर में इन 1799, लेकिन शुरुआत यहाँ से हो जाती है।
और जो एरिया इनके कंट्रोल में था वहाँ पर इन्होंने ज़मींदारी भी कुछ समय के लिए अबॉलिश कर दी। हालांकि ये कोई लॉन्ग लास्टिंग डिसीजन नहीं था, क्योंकि इनकी जो टेरिटरीज़ हैं वो चेंज करती रहती थी, ये एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। लेकिन जहाँ पर भी इनका डोमिनेंस था वहाँ पर इन्होंने ज़मींदारी को अबॉलिश कर दिया था, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जो भी ज़मीन है वो किसानों को दे दी गई थी एज ओनर्स। क्या बात। अब मुग़ल एम्पायर जो है वो अपने आप में टर्मोइल में था। आप जानते ही हैं कि औरंगज़ेब की डेथ के बाद मुग़ल एम्पायर में डिक्लाइन शुरू हो गया था। तो मुग़ल आर्मीज़ और मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन बाबा बंदा सिंह बहादुर को हराने की कोशिश तो करता था, लेकिन जो ये 6 साल का टाइम पीरियड है इसमें ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए। तो पहले बहादुर शाह ने कोशिश करी, लेकिन बहादुर शाह सक्सेसफुल नहीं रहा। बार बार अटैक होते थे वहाँ से, ये या तो ये जीत जाते थे लड़ाई में या फिर ये बच के निकल जाते थे, और इस तरह से ये एक जगह से दूसरी जगह जाते रहे। अल्टीमेटली बाय 1715 ये जम्मू वाले एरिया में जाके रह रहे थे। जम्मू रजौरी वाला जो रीजन है, यहाँ पर ये पहाड़ों में रहने लग गए थे बाबा बंदा सिंह बहादुर अपने सपोर्टर्स के साथ। और फिर यहाँ आकर रहने लगे गुरदासपुर में। गुरदासपुर कहाँ है? बिल्कुल नॉर्थ पंजाब, विच इज़ द बॉर्डर ऑफ जम्मू कश्मीर एंड पंजाब। तो गुरदासपुर में जब ये थे तब एम्परर बदल चुका है दिल्ली में, फारूक सियार। तो फारूक सियार ने पंजाब के गवर्नर को ये ऑर्डर दिया और ताना भी दिया कि तुम एक जनरल को जिसके पास ज़्यादा आर्मी भी नहीं है उसको हरा नहीं सकते, तुम गवर्नर हो पंजाब के। तो पंजाब के गवर्नर ने इस रेबेलियन को क्रश करने के लिए फाइनली एक प्रॉपर आर्मी अच्छे से भेजी, और जगह का नाम था गुरदास नंगल। ये गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट आज जो है पंजाब का, वहाँ पर है। और ये जो आर्मी है ये 8 महीने तक मुग़ल आर्मी इनको घेर कर बैठी रही, ये इन्हें हरा नहीं पाए। 8 महीने की सीज के बाद अल्टीमेटली 1715 में दिसंबर के महीने में ये सीज ख़त्म होती है, और बाबा बंदा सिंह बहादुर के साथ जो उनके सिख सैनिक थे वो यहाँ पर प्रिजनर बना दिए जाते हैं मुग़ल आर्मी के द्वारा। लेकिन प्रिजनर बनाकर इनको यहाँ मारा नहीं गया, इनको प्रिजनर बनाकर दिल्ली भेजा गया, क्योंकि ये फारूक सियार का स्पेशल ऑर्डर था कि उन्हें ज़िंदा पकड़ के दिल्ली लाया जाए। तो इन्हें दिल्ली ले जाया गया और दिल्ली में इनको टॉर्चर किया गया, और जितने भी सिख सैनिक पकड़े गए थे उन्हें चुन चुन कर डेली एग्जीक्यूट किया जाता था। और अल्टीमेटली 9 जून 1716 को बाबा बंदा सिंह बहादुर को टॉर्चर किया गया, कई तरीके से टॉर्चर किया गया, और फाइनली इनको मार दिया गया। तो ये थी हिस्ट्री बाबा बंदा सिंह बहादुर की। अब आप सोचेंगे कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो देखिए सबसे मेजर इनकी इंपॉर्टेंस है कि इन्होंने पहली बार सिखिज़म में एक मिसाल कायम करी कि मुग़ल आर्मीज़ को, बड़ी मुग़ल आर्मीज़ को मेजर बैटल्स में हराया जा सकता है, मुग़ल टाउन्स को कब्जा किया जा सकता है। ये बहुत बैटल्स ज़रूरी पहले है। भी होती थी, गुरु गोविंद सिंह जी के समय भी बैटल्स हुई थी, लेकिन इतनी मेजर विक्ट्रीज जो हैं वो सिख आर्मीज़ की पहली बार हुई अंडर बाबा बंदा सिंह बहादुर। तो मिलिटरीली एक सिख एम्पायर की तरफ बढ़ने के जो कदम हैं वो इनके शासन में या फिर इनके जीवन काल में शुरू होते हैं। और ये सब और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने 38 की एज पे सिखिज़म ज्वाइन किया था, अपनाया था, और 8 सालों में इन्होंने इतना कुछ कर दिया। तो फ्रेंड्स ये था वीडियो। सबसे पहले वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह। मैं एक महाराष्ट्रियन हूँ, पर मैं मेरे सिख भाइयों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, उन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी है इस देश के लिए। बात करते हैं, मुझे जो सबसे अच्छा पॉइंट लगा उस पर डायरेक्टली जाते हैं। जब गुरु गोविंद सिंह जी ने उनके पास गए, उस वक्त बाबा बंदा सिंह बहादुर एक साधु थे और एक्चुअली 38 साल के थे, पर गुरु गोविंद सिंह जी ने वो दूरदृष्टि देखी, उस दूरदृष्टि से कि ये क्या कर सकते थे। वो आने वाला काल, समय, टाइम उन्होंने उस वक्त देख लिया था कि ये क्या करेंगे। नहीं तो डायरेक्ट आप किसी को भी आर्मी जनरल नहीं बनाते, पर गुरु गोविंद सिंह जी ने वो फ्यूचर पहले देख लिया था शायद, इसलिए उन्होंने डायरेक्ट उनको जनरल बनाया और पंजाब की ओर रवाना कर दिया। और वो जब उन सभी अपेक्षाओं पे खरे उतरे गुरु गोविंद सिंह जी के, कि उन्होंने डायरेक्ट जाके जो मुग़ल आर्मी थी उनसे लोहा लिया, ना सिर्फ लोहा लिया, और वो बैटल, इम्पोर्टेंट बैटल जीती और दिल्ली तक चले आए, और दिल्ली तक का उन्होंने एरिया अपने अंडर ले लिया। और मुझे जो सबसे अच्छी बात ये लगी कि उन्होंने जो ज़मींदारी सिस्टम थी उसको ख़त्म किया और वो ज़मीनें पूरे किसानों को दे दी। और आपने जो जितना कार्यकाल 8 साल का कार्यकाल था उसमें उन्होंने एक सिख एम्पायर का बेस बनाया कह सकते हैं। उसके बाद जो सिख एम्पायर था काबुल तक फैला, यहाँ पे हिमाचल, दिल्ली सब सिख एम्पायर के अंडर आता था। और मुझे जो सबसे अजीब बात लगती है हमारे इंडियन हिस्ट्री में कि मराठों ने भी दिल्ली तक पूरा काबिज़ कर लिया, वह अटक तक, इधर कटक तक, पर कभी दिल्ली की सत्ता अपने हाथ में नहीं ली। वही सिख एम्पायर का भी है, उन्होंने
पूरा अपने कंट्रोल में ले लिया पर कभी दिल्ली पे काबिज़ नहीं हुए। ये बात क्या थी मुझे आज तक सच में समझ में नहीं आई। अगर आपके हाथ में दिल्ली है तो आपने उस वक्त लेना चाहिए था, पर शायद वो प्रथा चली आ रही थी कि दिल्ली में मुग़लों का ही शासन है। पर एक्चुअली जब मराठा एम्पायर पूरा राइज़ कर रहा था, सिख एम्पायर राइज़ कर रहा था, तब दिल्ली के हाथ में कुछ भी नहीं था। एक्चुअली सब कुछ जब सिख एम्पायर था, महाराजा रंजीत सिंह वो कंट्रोल करते थे। जब मराठा एम्पायर राइज कर रहा था तब पूरा मराठा कंट्रोल करते थे। मुझे जो सबसे जो बात पता नहीं थी उस पर आता हूँ। मुझे ये बात पता नहीं थी कि मैं खुद महाराष्ट्रियन हूँ, पर मुझे बाबा बंदा सिंह बहादुर जब संत थे उन्होंने इतना टाइम नांदेड़ में रहे, ये बात मुझे पता नहीं थी। मुझे जो मैंने पढ़ा हुआ था उतना ही पता था, पर आज मुझे पूरा डिटेल इनके बारे में पता चला। पूरा डिटेल नहीं कह सकते क्योंकि आप 12 मिनट के वीडियो में पूरा डिटेल तो नहीं कह सकते। तो फ्रेंड्स, ये था वीडियो, मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा, कमाल का वीडियो है और कमाल की हिस्ट्री है बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की। तो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सके उतना वीडियो को शेयर कीजिए और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए। जय हिंद।